तो लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। उनके गांव के लोग फंसे हुए हैं जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो अगर काम नहीं कर पाए तो कमाएंगे कैसे? कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो सिर्फ सैलरीड, ब्लू कॉलर्ड, वाइट कॉलर्ड लोगों के लिए ही क्यों? क्या मरने से तो अच्छा है कि हम बीमारी से मर जाएंगे, वो हमको पड़ोरेगा। स्वागत है आपका फिक्सिंग इंडिया के दूसरे सीज़न में। आपको याद होगा पहले सीज़न में हम लोगों ने आपको ऐसी कहानियाँ दिखाई थीं जिनमें हमारे सामुदायिक संवाददाता अपने समुदाय की समस्याओं को समुदाय और सरकारी अफसरों की मदद से कर रहे हैं फिक्स। इस सीज़न में भी हम आपको ऐसी ही रिपोर्ट से रूबरू करेंगे जिनमें हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने उन मुद्दों को रिपोर्ट किया है जो मेन स्ट्रीम या नेशनल मीडिया की नज़रों से ओझल रहते हैं और ऐसे मुद्दे जो हाशिए पर रह रहे समुदायों से जुड़े हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एक मुश्किल समय है जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत पर भी कोरोना का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। एक तरफ हमारे प्रवासी मजदूर किसी तरह से हज़ारों मील चलने के बाद घर पहुंचे हैं, तो वहीं राशन की कमी से अब भी कई परिवार भूखे सो रहे हैं। हमारे दूसरे सीज़न के पहले एपिसोड में हम कोरोना काल को हाशिए पर रह रहे समुदायों की नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता देश के ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहां साधारण समय में भी पहुंचना मुश्किल होता है। हम देखेंगे कि लॉकडाउन के मुश्किल समय में भी कैसे हमारे साथियों ने दुगनी शक्ति से काम किया ताकि वो अपने समुदाय की मदद इस मुश्किल समय में भी कर सकें। ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टालिन के वीडियो वॉलंटियर्स के फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी और साथ हैं हमारी साथी अमृता आनंद। तो आइए शुरू करते हैं फिक्सिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे अपने दो साथियों से। हमारे साथ हैं स्टालिन के और अमृता आनंद जो वीडियो वॉलंटियर से कई सालों से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि इस मुश्किल समय में जो सामुदायिक संवाददाता हैं उनके काम करने की प्रक्रिया को किस तरह से बदला गया ताकि उनके लिए हम लोग के लिए वीडियो रिपोर्ट्स बनाना आसान हो। काम करने की प्रक्रिया को बदलना ज़रूरी बहुत था क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ पैंडेमिक का और शुरुआत के दिनों में लॉकडाउन का कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते थे। तो एक रिपोर्टिंग नेटवर्क होने के नाते रिपोर्ट अगर करनी है तो बाहर तो निकलना है। तो लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। दोनों ही हमारे सीसीज़ को भी निकलना मुश्किल था, जिन पर स्टोरीज़ बनती हैं उनको भी निकलना मुश्किल था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना फ़ोन करके रिपोर्ट्स बनाया जाए। तो फिर हमने यहाँ से सीसीज़ को फ़ोन करना शुरू किया, उनसे पता किया कि क्या चल रहा है और फिर उन्होंने समुदाय में फ़ोन करना शुरू किया। और चूँकि व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें बहुत ही पॉपुलर है तो सीसीज़ को भी व्हाट्सएप के माध्यम से स्टोरी की लीड्स मिलती थी, वो हमें भेजते थे। तो फिर हमने ग्राउंड रिपोर्ट करना शुरू किया, एक सीरीज़ बनाई ग्राउंड रिपोर्ट ऑन कोरोना वायरस। तो उस सीरीज़ में मैं यहाँ से फ़ोन करता था सीसीज़ को स्टोरीज़ के बारे में, इनसे इंटरव्यू करता था। आम तौर पर जो सीसीज़ शूट और एडिट करके जो देते थे उस प्रक्रिया में चेंज ये हुआ कि इंटरव्यूज़ यहाँ से करना पड़ा और वो हमें फुटेज भेजते थे और उसको फिर यहाँ पर इसको एडिट करना पड़ा। तो इस तरह का फ़र्क करना पड़ा। करीब 2-3 महीने तो इस तरह से काम चला और इस तरह से काफ़ी हमारे सीसीज़ ने कई वीडियोस बना के रिपोर्ट्स भी भेजे जो हम लोगों ने देखे हैं। मेरा अगला सवाल जो है वो अमृता से है कि हम लोगों ने कोरोना के वक्त में गोवा में जो काम किया है उसके बारे में ज़रा बताइए प्लीज़। तो उस समय गोवा में क्या हुआ कि क्योंकि बाकी जगह पे 24 तारीख से हुआ था, गोवा में 22 तारीख को ये लॉकडाउन हो गया था क्योंकि जनता कर्फ्यू था। उसके बाद गोवा के सरकार ने ही बोल दिया था कि अगले कुछ दिनों तक छुट्टी रहेगी, जनता कर्फ्यू कंटिन्यू होगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पे प्रवासी मज़दूर फंस गए। काफ़ी लोग जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, वो अपने घरों में फंस गए और दवाइयाँ नहीं थी, खाने के लिए सामान नहीं था। सबसे ज़्यादा शायद इन लोगों को असर पड़ा। और इस दौरान क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बने गोवा के लगभग हर दूसरे गांव में व्हाट्सएप के माध्यम से जो लोग जुड़ के आए। जी, वॉलंटियर ग्रुप्स, सिटीजन्स ग्रुप, नागरिकों द्वारा बनाए गए ये ग्रुप्स आए जिसमें अलग अलग संस्था के लोग थे। और मैं जिस गांव में रहती हूँ मोयरा में, वहाँ पे मैं भी इस ग्रुप में जुड़ी जहाँ पे 14 लोग थे और मुझे वॉलंटियर पास मिला और वीवी की तरफ से मैं इस ग्रुप में हिस्सा रही
और बाकी वॉलंटियर्स के साथ मिलकर हमने एक्चुअली में मोइरा में जा के कहाँ कहाँ पे प्रवासी मजदूर रहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई और सूची बनाने के बाद देखा कि उनको क्या ज़रूरत है, तो हमने लोगों को राशन वितरण करना शुरू किया और साथ साथ में फिर आगे जाके सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, क्योंकि गोवा में फूड हेल्पलाइन नंबर काफ़ी पहले शुरू हो गया था, नॉर्थ गोवा के लिए अलग, साउथ गोवा के लिए अलग, तो हम उनको सरकारी हेल्पलाइन नंबर देना शुरू किए। तो इसमें जो ग्रुप्स थे जैसे गोवा ह्यूमैनिटेरियन हेल्पलाइन, माइग्रेंट्स सपोर्ट ग्रुप है, ऐसे कई ग्रुप्स हैं और मैं HRS का नाम लेना चाहूँगी, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी। जैसे हमें कई सारे मैसेजेस आए हमारे संवाददाताओं से और उनकी नेटवर्क अपने ज़िले में बहुत ही अच्छी है। तो हमें जो पहला एक्चुअली कॉल आया था और मैसेजेस आए थे कि भिंड से आया था, मध्य प्रदेश में भिंड में लक्ष्मी कौरव है, उन्होंने कॉल करके हमें बताया किस तरह से साउथ गोवा में उनके गांव के लोग फंसे हुए हैं जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। वो यहाँ आए थे और यहाँ फंस गए, अब राशन की सुविधा नहीं थी। तो हमने HRS के साथ मिलके और साउथ गोवा के कलेक्टर के साथ मिलके फ़ोन पे सभी प्रक्रिया हुई, उन तक राशन पहुँचाया। जब लॉकडाउन थोड़ा खुलना शुरू हुआ तो फिर प्रवासी मज़दूरों के लिए श्रमिक ट्रेन की शुरुआत हुई। वो लोग वापस जाने लगे तो उन्हें यातायात में भी हमने मदद किया। इसके साथ में प्रवासी मज़दूरों को जो ट्रेन में खाना दिया जा रहा था वो गोवा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था और रेलवे की तरफ से रेगुलर नहीं मिल रहा था। कुछ ट्रेनों के जाने के बाद हमें पता चला कि ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग सब ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए और सब उसमें से एक ग्रुप ने ये जिम्मा लिया कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें खाना दिया जाएगा ताकि उनके पास अपने तरफ से भी पर्याप्त खाना हो। और उसमें वीडियो वॉलंटियर्स ने भी अपने तरफ से कुछ पैसे डोनेट किए ताकि खाने की सामग्री खरीदी जा सके। तो उम्मीद है कि जिन प्रवासी मज़दूरों की हम लोगों ने मदद की है वो ठीक ठाक अपने घर पहुंच गए होंगे। मैं वापस आता हूं स्टालिन की तरफ। मेरा अगला सवाल स्टालिन से है। स्टालिन, आप पहले बात कर रहे थे कि कैसे हम लोगों ने अपने प्रोसेस को बदला ताकि CCs जो है वीडियोज़ बना के, रिपोर्ट बना के हम लोग तक भेज सकें। तो वो उन प्रोसेस को बदलने से CCs को कुछ उलझनें भी आई होंगी, उनके लिए नई चीज़ें होंगी, तो उन उलझनों से हम लोगों ने कैसे डील किया? सबसे बड़ी उलझन ये रही कि जो काम हम इन पर्सन किया करते थे, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो, ट्रेनिंग की बात हो या CC समुदाय से मिलने वाली बात हो, ये सारा काम फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए करना पड़ा हमें भी और ग्राउंड लेवल पर CCs को भी। पॉजिटिवली देखा जाए तो एक जैसे दुनिया भर में सभी को एक मौका मिल रहा है, उसी तरह से हमारे नेटवर्क में भी एक ये मौका हो रहा है कि हम ऑनलाइन में एक दूसरे से बातचीत करना, शेयर करना, ये सब सीखें। तो ज़ूम कॉल का पता भी नहीं था कि ज़ूम कॉल में ये किया जा सकता है, ज़ूम क्या चीज़ है वो पता नहीं था, तो वो ना सिर्फ हमें पता चला लेकिन पूरे नेटवर्क को सिखाना पड़ा। अब ये है कि हम जिन कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, जो CCs हैं हमारे, वो ना सिर्फ सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, वो डिजिटली भी मार्जिनलाइज्ड हैं। तो उनकी डिजिटल नॉलेज को बनाए रखना या उनको उसमें ट्रेनिंग देना, ये बहुत बड़ा काम चुनौती हो गई कि सबको बताएं कि कैसे ज़ूम में माइक्रोफोन म्यूट करना है या कैसे आप व्हाट्सएप से वीडियो शेयर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हम लोग उसको कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चैलेंज ये रही कि लोग वीडियो जो मेन काम तो CCs का वीडियो बनाना है मुद्दों पर। जैसे आप जानते हैं हमारा पूरा नेटवर्क जब काम करता है तो उनको काम की राशि दी जाती है, पैसे मिलते हैं। तो अगर काम नहीं कर पाए तो कमाएंगे कैसे? एंड रिमेंबर कि ये सारी कम्युनिटी सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, अगर वो नहीं काम करेंगे तो कमा नहीं पाएंगे, तो पूरे परिवार पे उसका असर होता है। तो हमें वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने पड़े, ऐसे काम बनाने पड़े और डिज़ाइन करने पड़े जो CCs अपने घरों में बैठ करके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो हमारे मिशन से जुड़ा हुआ है। तो उस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने पड़े और अभी भी वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो एक तरह से ये इट्स ऑल्सो पॉलिटिकल इशू ना कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो सिर्फ सैलरीड, ब्लू कॉलर्ड, वाइट कॉलर्ड लोगों के लिए ही क्यों? वर्क फ्रॉम होम शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी, सभी के लिए वो होना चाहिए अवसर, क्योंकि ये जानबूझकर तो घर नहीं बैठे हुए हैं, ये मजबूर हैं अपने घरों से न निकल करके
ये देश को और समाज को एक बहुत बड़ी फेवर कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। तो दे कांट बी मेड टू पे फॉर इट ना, कि आप घर से निकल भी नहीं रहे हो, कमा भी नहीं रहे हो। तो वर्क फ्रॉम होम को डिज़ाइन करना ये सिर्फ इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं था, ये मॉरल क्वेश्चन भी है ना। तो वो कर रहे हैं अभी भी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है नेटवर्क में भी। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली शालिनी, वर्क फ्रॉम होम के बारे में खासकर मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरा अगला सवाल फिर से अमृता से है कि अमृता, हम लोग ये कोरोना जब आया उसके पहले एक सर्टन थीम्स पर, कुछ मुद्दों पर, ख़ास मुद्दों पर वीडियो बनाते थे, तो उसमें कुछ बदलाव आया है क्या कि जो सीसीज हैं वो किस तरह के मुद्दों पर अब वीडियो बनाकर भेजते हैं? कोरोना के समय पे हमने देखा कि केवल ज़रूरी ये नहीं है कि वीडियो का इस्तेमाल किया जाए बदलाव लाने के लिए, बट ये भी ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ से हम आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं लोगों की, उनकी क्या हालत है हम नहीं देख पा रहे हैं, वो बातें भी सामने आनी चाहिए। तो मार्च से लेके अभी तक हमने कोरोना के क्या अपडेट हैं, किस तरह से लोग, अलग अलग लोग, जैसे गांव में बूढ़े लोग, प्रवासी मजदूर, कोई प्रेग्नेंट महिला है, वो लोग किस तरह से इससे जूझ रहे हैं, हमने कम से कम 150 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। राशन के मुद्दे पे बहुत वीडियोस बने हैं, इसलिए भी बने हैं क्योंकि जब लोगों को काम नहीं मिलता है तो वो केवल सरकारी प्रणाली पे निर्भर हैं कि उन्हें राशन मिले। तो जहाँ जहाँ पे अगर पीडीएस शॉप में जहाँ से राशन वितरण होता है वहाँ पे अगर कोई चोरी हो रही है या फिर ठीक से नहीं मिल रहा है या कार्ड होने पे राशन नहीं मिल रहा है, या जैसे सरकार ने स्कीम निकाली थी कि आपके पास रिसीविंग भी है राशन कार्ड बनवाने का, आपको राशन मिलेगा, तो ऐसे मुद्दे पे काफ़ी वीडियोस बने और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी इम्पैक्ट्स भी आए ऐसे मुद्दों पे। कहीं कहीं पे हमारे सीसीज ने डायरेक्ट इम्पैक्ट किए हैं कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया और 10 दिन के अंदर परिवारों को राशन मिले। तो अधिकतर ये उनके गांव में था कि 10 परिवार को, 20 परिवार को राशन नहीं मिल रहा है। साथ साथ में प्रवासी मजदूरों के हालातों पे बहुत वीडियोस बने। काफ़ी लोग जो वापस गए उन्हें क्वारंटीन रहना था, तो उन क्वारंटीन सेंटर्स की क्या हालत थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए उनकी क्या सुविधाएं थी, क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन के वक्त और अभी भी कई जगहों पे अस्पताल बंद है, हर अस्पताल नहीं खुल सकता है और हर तरह के इलाज नहीं हो सकते हैं। तो अब लोग कोरोना वायरस से तो बचना चाहते हैं, लेकिन साथ में अगर किसी और तरह की बीमारी है तो लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल स्टालिन से है कि स्टालिन, आपने पहले बताया कि आप ग्राउंड रिपोर्ट्स को लेकर सीसीज के साथ काफ़ी टच में थे, उनसे फ़ोन पे टच में थे, तो ऐसी कोई स्टोरीज़ हैं जो आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जिन्हें अधिक अटेंशन मिलना चाहिए था, उस तरह की कोई स्टोरीज अगर आप जानते हो तो उनके बारे में बताइए प्लीज़। उस जवाब देने से पहले एक छोटी चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब हम लोग पैंडेमिक की बात करते हैं, कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे जैसे सामुदायिक मीडिया या इस पर रिपोर्ट या चर्चा करने वाले सभी लोगों को एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि एक होता है कोविड, जो कोविड-19 जिसको कहते हैं, वो वायरस का नाम दिया है। तो कोविड-19 के आसपास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, उससे इन्फेक्शन क्या होती है, दवाई कहाँ से होती है, आइसोलेशन सेंटर कहाँ पर है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसकी सफाई, दूरी वगैरह वगैरह। दूसरा है पैंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। पैंडेमिक में जो फंसे हैं उसमें प्रवासी मजदूर का रोज़गार हो, घरों के रोज़गार, घरेलू हिंसा, बच्चों का पढ़ाई रुक गया है, उसका असर, ये सारी चीज़ पैंडेमिक की वजह से है और उसमें कोई नहीं बचा है। इस दुनिया के कोई बचे नहीं हैं इसमें। तो स्टोरीज़ तो अभी जो हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं, ये तो मात्र शुरुआत है। ये तो बहुत और आगे चलने वाला है कि इस तरह के, और जब जितने ज़्यादा लोग वंचित हैं, जितने ज़्यादा वंचित समुदाय से लोग हैं, उतने ज़्यादा वो इफ़ेक्टेड होंगे हर चीज़ से, ना सिर्फ इन्फेक्शन से। वो अभी हमने बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 2 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हमारे नेटवर्क ने किया है, एक महाराष्ट्र में और एक वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर कोविड-19 के वजह से, पैंडेमिक के वजह से, काम न मिलने की वजह से 2 अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी खुद की जान ले ली। तो हमने फार्मर सुसाइड की बात सुना है, हम देखते हैं कि फार्मर डिस्ट्रेस में होते हैं, सुसाइड करते हैं। यही पैंडेमिक के डिस्ट्रेस की वजह से
सुसाइड की बात हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब बढ़ने वाला है। बहुत से स्टोरीज़ हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जितना अटेंशन होना चाहिए उतना नहीं हुआ। और सबसे मुझे जो पर्सनली जो इफ़ेक्ट कर रहा है, जो बहुत दुख होता है मुझे ये जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ या सोचता हूँ, वो है इस देश के आशा वर्कर की कहानी। देश में करीब 10 लाख आशा वर्कर्स हैं और ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये हेल्थ वर्कर्स हैं। ये हम हर राज्य की बात करें तो छोटे मोटे अमाउंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। 50,000, 55,000, 1 लाख इस तरह के नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो हर गांव में हर रोज़ घूम घूम करके बताते हैं कि वायरस से कैसे बचना है। घूम घूम कर ये सर्वे करते हैं कि कौन बाहर से आया, इनको और आइसोलेशन में रखो। ये हर रोज़ अपने जान को जोखिम में डालकर, ना कि सिर्फ अपने, उनको घर जाना है तो अपने घर वालों की भी जान को जोखिम में डाल करके अपना काम कर रहे हैं, वो बिना पैसे। वैसे ही आशा वर्कर्स को सैलरी नहीं है, उसके ऊपर से ये काम उन्हें बिना सैलरी का दिया गया। लड़ाई झगड़ा करने के बाद 2 महीने के बाद सरकार कहती है कि आपको पर मंथ 1000 रुपया दिया जाएगा, मतलब 30 रुपया पर डे। अगर हम 30 दिन का महीना पकड़े तो 30 रुपया पर डे। मतलब ये तो घिनौना मजाक है कि आप न्यूनतम वेतन से भी कम पैसा एक सरकारी ढांचे में आप काम करवा रहे हो। मतलब द स्टेट इज इम्प्लिसिट इन वायलेटिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स इन दिस मैटर। उस तरीके से उन पर कोई हेलीकॉप्टर से पत्ता वत्ता नहीं गिरता। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स और नर्सेज इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बट वो जब इन्फेक्शन हो रहा है तब कर रहे हैं, राइट? ये प्रिवेंटिव केयर वर्कर्स हैं, ये प्रिवेंटिव केयर वर्कर्स, ये पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हैं। इज्जत भी नहीं देते उनको उस तरह का। इंश्योरेंस तक के लिए उनको लड़ाई करनी पड़ती है कि भाई हमें इंश्योर कर दो। मतलब एंड ये 10 लाख लोगों की बात है। इतने बड़े पैमाने पे जब आप एक पूरे फोर्स को लगा रहे हो और उसको इज्जत नहीं देते हो, पैसा नहीं देते हो, इंश्योर नहीं करते हो, देयर इज समथिंग डीपली रॉन्ग। अगर जब ऐसा हम देखते हैं, बहुत डीपली सिस्टमिक कुछ गलतियां हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि गरीब लोग हैं, ये ग्रामीण गरीब लोग हैं, इसलिए ये चल रहा है। ये जो स्टोरी है इस पर हमने कई सारे रिपोर्ट्स बनाए और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है तो हमारे स्टोरीज़ को देख करके BBC तक ने उसको कवर भी किया है, लेकिन इतना कवर नहीं हुआ है जितना कवर होना चाहिए, राइट? अगर इस देश में जो आशा वर्कर्स काम कर रही हैं उसी काम को करने के लिए मान लीजिए कि आपने BSF को बुलाया होता या किसी आर्मी के कंटिजेंट को बुलाया होता, राइट, कि भाई आप लोग करो ये काम, तो ये रोज़ चर्चा में होती। इनके विजुअल्स रोज़ आते कि देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कि देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के विजुअल्स नहीं आते रोज़, इनके फोटोग्राफ्स तक नहीं होता। जब कोई सैल्यूट करता है कि युद्ध का नाम दिया जाता है, विच इज़ ऑल्सो अनफॉर्चुनेट, कि ये देखिए सेनानी लोग निकल पड़े हैं कोरोना वायरस को बचाने। उसमें पुलिस के फ़ोटोज़ आते हैं, डॉक्टर्स के फ़ोटोज़ आते हैं, नर्सेज के फ़ोटोज़ आते हैं जो आने चाहिए, लेकिन आशा वर्कर क्यों घूमे? मतलब ये बहुत बहुत घिनौनी चीज़ है। ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली सैड बट इज़ हाईली आउटरेजियस कि इस तरह से हम एक वर्कर्स को ट्रीट कर रहे हैं। और ये घिनौना इसलिए है, इसकी एग्जांपल क्या पता है? शुरुआत के करीब 1.5 महीने तक ये आशा वर्कर्स चिल्लाते रहे कि हम काम करने को तैयार हैं, बिना पैसे, बिना इंश्योरेंस, कुछ भी, लेकिन हमें बेसिक प्रोटेक्शन तो दीजिए, मास्क और ग्लव्स तो दीजिए। उसको दिलवाने में 2-3 महीने निकल गए, और वो भी झगड़ा करने के बाद। लोग अपना दुपट्टा पहनते थे, लोग कुछ भी अपना इंतज़ाम कर लेते थे। आपको याद होगा शुरुआत में सैनिटाइज़र आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा था। अब थोड़ी सिचुएशन सुधरी हैं, अब आशा वर्कर्स को कुछ सामग्रियां मिल रही हैं, बट ऑटोमेटिकली नहीं मिला, झगड़े करने पड़े, इस तरह के रिपोर्ट्स करने पड़े, तब जाकर के मिला। एंड ऑल दिस गोज टू से कि किसकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द पैंडेमिक अफेक्ट्स एवरीबडी इक्वली, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपका इक्वल नहीं होता। वायरस तो सबको लगेगा, वही लगेगा, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो सबके लिए अलग है।
और अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप महिला हैं, अगर आप ग्रामीण हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप आदिवासी हैं, अगर आप दूर दराज इलाके में रहते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। ये एक तरह से पैंडमिक ग्लोबल लेवलर है, लेकिन एक तरह से उसके इम्पैक्ट्स लेवल में नहीं है, इम्पैक्ट्स डिसप्रोपोर्शनेट हैं। तो ये रिपोर्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो बड़े बड़े न्यूज़ चाहिए ना, सनसनी न्यूज़ चाहिए। तो वो आंकड़ों में मशगूल हैं कि ये आंकड़े बड़े, उधर यहाँ घटे वो घटे। आंकड़ों के पीछे इंसान हैं, इंसान में एस्पिरेशंस हैं, उनके सपने हैं, उनकी ज़िंदगी हैं, वो स्टोरीज़। ये नई बात थोड़ी है मेन स्ट्रीम मीडिया को उस तरह का ना समय है ना स्वभाव है उनका। इसीलिए मतलब वी आर थैंकफुल कि कम्युनिटी मीडिया जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सालिन और अमृता, फिक्सिंग इंडिया के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि कैसे हमारे सामुदायिक संवाददाता ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और मुद्दों को सुलझाते हैं। धन्यवाद आपका। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। वाकई हमारे साथी जिस तरह का काम कर रहे हैं, उससे हम सभी को और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। हमारे सभी राज्यों में काम कर रहे साथी इस संकट की घड़ी में 91,000 परिवारों तक पहुँचे, हज़ारों श्रमिक मजदूरों और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों तक मदद पहुँचाई और उन्हें इस कठिन समय में हौसला दिया। जिस तत्परता और निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए शायद शब्द काफ़ी नहीं। अगले एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे साथियों से जिन्होंने अपने समुदाय के साथ मिलकर किया है कुछ गंभीर मुद्दों को फिक्स। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।